मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोसाइटी इन इंडिया, भारतीय समाज का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके सामने। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अपन बात करेंगे अब यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर फर्स्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जिसका जो आपके सामने जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके डाल रखिए क्लास, जाके जरूर से देख लेना। यूनिट फर्स्ट भी जरूर से देख लेना। और ये जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो शुरू करते हैं। अपन यूनिट नंबर थर्ड है, जहाँ पे ग्रामीण समाज और जनजातीय समाज से संबंधित अपन चीजें हैं वो उसको विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। ग्रामीण समाज किस तरीके से काम करता है और जनजातीय समाज है वो किस तरीके से काम करता है, उसके ऊपर अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। पहले वाले पर्सन की बात करें आपके सामने, इससे पहले आप सभी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। 90% बच्चे हैं वो आपके सामने वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ग्रामीण समाज वह सामाजिक इकाई है जो मुख्यतः कृषि और पारंपरिक जीवन पर आधारित होती है। तो आप जो वीडियो देख रहे हो उसमें से लगभग 70 से 80% बच्चे ऐसे होंगे जो कहां से होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से आप आते होंगे। तो आपके जो समाज है, आपका जो आप अपने आसपास, आपके माता पिता, आपके काका ताऊ, आपके आसपास के भाई बंधु और आपके से बड़े किस चीज का वो मुख्यतः काम करते हैं। तो आप में से लगभग बच्चों के माता पिता है वो कृषि से तो जरूर जुड़े हुए होंगे, है ना। क्या तो वो खुद कृषि करते हैं, दूसरों की जमीन किराए पर लेके कृषि कर सकते हैं, या फिर कृषि से कोई जुड़ा हुआ कार्य जरूर करते हैं। तो यही है ग्रामीण जीवन का जो सामाजिक इकाई होती है, उसके अंदर कृषि का बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ के साथ हम हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उससे एकदम बहुत ज्यादा जड़ों से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया, हमारी जितनी भी परंपराएं हम उनसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। अब जैसे कि चाहे कोई त्योहार हो, हम सभी लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। तो होली का त्योहार हो गया, सारे के सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, होली का दहन हुआ, हमने उसके बाद में जो गुलंडी का दिन आता है अगले दिन सभी ने रंग लगाया। ऐसे दीपावली का त्योहार हो, चाहे कितने मतभेद हो हमारे बीच में, लेकिन जब त्योहार होता है, शादी होती है, हम सभी लोग मिलजुल कर एक जगह रहते हैं। जीवन में किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई विकट परिस्थिति आ गई, कोई व्यक्ति है जिसके घर में अगर मान लो कोई मृत्यु हो गई, तो सारे गांव के लोग हैं उसको सांत्वना देने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसके अपने जीवन के कुछ सुख दुख को साझा करते हैं। ऐसा होता है। यही चीजें आपको हमारे खुशियों के माहौल में, जब कोई व्यक्ति की शादी होती है तो पूरा गांव, पूरा परिवार एक जगह इकट्ठे होते हैं, उस समारोह को एक सही सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चलाते हैं, साथ के साथ पूर्ण करते हैं, और पूरा का पूरा गांव है वो एक जगह एकजुट दिखाई देता है। क्या ऐसा होता है? तो आप सब पता है कि भाई ऐसा बिल्कुल होता है। तो यही हमारी जीवन है, ये ग्रामीण जीवन है, उसकी जो पारंपरिक जो जीवन है उस पर सारी की सारी चीजें निर्भर करती है। अगर अपन और गहराई से पढ़ें तो इसकी जो ग्रामीण जीवन है उसकी मुख्य प्रमुख विशेषताएं होती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। हमारे ग्रामीण जीवन में जो हमारा जो जीवन है, ग्रामीण जीवन है, उस पे लगभग जो कृषि कैसे देखने को मिलती है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, जहां पर लोगों का जो जीविका है, गाँव की, गाँव के लोगों की जो जीविका है मुख्यतः किस चीज पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है। अच्छा मानसून होगा, अच्छी बारिश होगी, अच्छा कृषि होगी तो लोगों का जीवन अच्छा चला जाता है। थोड़ी सी बारिश कम होती है तो लोगों की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। लेकिन हम अधिकतर हमारे आसपास के लोगों का जो जीवन है, अर्थव्यवस्था है, जीविका है, दो वक्त की रोटी है, किस चीज पर निर्भर करती है, खेती पर और कृषि पर निर्भर करती है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने, सामूहिकता और परस्पर सहयोग करना। मतलब लोगों के बीच में, जो समाज में, जो अपना समाज है, ग्रामीण समाज है, लोगों में एक विशेष बात पाई जाती है, वो क्या होती है, सामूहिकता। सभी लोग समूह में रहते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण देकर बताया, चाहे कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो, कोई त्योहार हो, सभी लोग एकजुट होते हैं। चाहे लाख मतभेद हो आपस में, चाहे कोई भी चीज हो, लेकिन जब बात आती है कोई भी शादी ब्याह के फंक्शन की, या फिर आपके सामने बात आती है, आपके सामने कोई सुख दुख की, आपके सामने कोई व्यक्ति को मृत्यु हो गई, तो सभी लोग उसके सुख में चाहे दुख में सभी लोग एकजुट खड़े हुए दिखाई देते हैं। सभी लोग, आप सभी लोगों के आपस में कहीं ना कहीं कुछ संबंध होते हैं, सभी लोग आपस में एक दूसरे से एकजुट महसूस करते हैं। और यही चीजें आपके सामने कहां पर नहीं दिखाई देंगी, शहरी
क्षेत्र में नहीं दिखाई देंगे। शहरी क्षेत्र में पड़ोसी के घर में लड़ाई हो, चाहे पड़ोसी के घर में शादी फंक्शन हो, चाहे कोई व्यक्ति को मृत्यु हुई हो, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने काम से काम मतलब ज्यादा रखते हैं। समझ में आ गया? तो ग्रामीण जीवन की ये विशेषता होती है, सभी लोग समूह में रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग करने की भावना रखते हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने धार्मिक और पारिवारिक और धार्मिक एकता। भारतीय जो ग्रामीण समाज है वहां पे सभी के रिश्ते कैसे होते हैं, परिवार के जैसे दो परिवारों के आपस में रिश्ते होते हैं, उसी तरीके के सबके रिश्ते देखने को मिलते हैं, जहाँ पे सभी लोगों के पारिवारिक और धार्मिक जो एकता के जो रिश्ते हैं सभी देखने को मिलते हैं। भाई कहीं ना कहीं हो सकता है चाहे अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में भी लोगों के कैसे होते हैं, परिवार जैसे रिश्ते होते हैं। भाई उसको बोलते हैं कि उठ बैठ हमारी, यहाँ पर हम हमारा परिवार है वो इनके दादाजी से बहुत पुरानी इनकी मुलाकात थी, मित्रता थी, तब से हम भी इनके घर पर आपके सामने आया, मतलब इनको भी अपने परिवार जैसा मानते हैं। काफी बार अलग समाज में, अलग परिवारों में, अलग आपके सामने जातियों में और अलग धर्मों में भी ये चीज देखने को मिलती है कि उनके बीच में आपके पारिवारिक रिश्ते देखने को मिलते हैं। गांव की एक खूबसूरती यह भी देखने को मिलती है कि चाहे धर्म में, धार्मिक रूप से कितनी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन ग्रामीण जब गांव में बैठते हैं तो एक दूसरे के त्योहारों को उतना ही सद्भावना के साथ क्या किया जाता है, उन्हें मनाया जाता है। समझ में आ गया? तो गांव में धार्मिक एकता भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सामाजिक नियंत्रण की परंपरा, मतलब समाज में एक विशेष प्रकार का आपके सामने परंपराएं को मानने का तरीका भी चलता है। समाज में बड़े बुजुर्गों के जो द्वारा जो फैसले ले लिए गए वो ले लिए गए, उन्होंने जो बात कह दी वो कह दी, उसको पूरा आपके सामने पूरी पंचायत, काफी बार खाप पंचायतें होती हैं, काफी बार बड़े बुजुर्गों के जो फैसले होते हैं वो पूरे परिवार पे, पूरे समाज पे उनके द्वारा लिए गए फैसले जो कि त्यों लागू हो जाते हैं। ना तो उनके बच्चे, ना उनके और नीचे की छोटी जनरेशन है वो कोई आपके सामने आवाज उठा सकती है। तो यही हमारी सामाजिक नियंत्रण की परंपरा भी ग्रामीण जीवन में देखने को मिलती है। और सीमित गतिशीलता भी आपके सामने देखने को मिलती है। ग्रामीण समाज में पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। गांव में आपस में जो लोग हैं उनके जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत देखने को मिलते हैं, एकदम परिवार जैसे रिश्ते होते हैं। एक परिवार है उसके दूसरे परिवार से अलग धर्मों में, जातियों में आपके सामने, जहां पर वो आपस में आना जाना जिनका रहता है वो उनके परिवार जैसे रिश्ते रहते हैं, वो भी अपनी उतनी ही सद्भावना से अपना रिश्ता निभाते हैं जितना दूसरे वाला निभाता है। तथा सामाजिक जीवन में परंपराओं और रीति रिवाजों का गहरा महत्व होता है। भारतीय ग्रामीण जीवन में जो परंपराएं हैं उसका विशेषकर बहुत ज्यादा महत्व होता है। जो परंपराएं पिछले कुछ सालों से चली आ रही हैं वो परंपराएं आगे भी चलती हैं, और रीति रिवाज है उसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है कि जितनी जो रीति रिवाज है उनसे उनको उनके द्वारा, रीति रिवाजों और परंपराओं के द्वारा आपके सामने क्या किया जाता है, आपके सामने उन्हीं को माना जाता है। हाल के वर्षों में शिक्षा, संचार व पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण समाज में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो शिक्षा हो गया, संचार हो गया और पंचायती राज है, वहां के उसके माध्यम से ग्रामीण जीवन है उसमें बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिलता है। मतलब शिक्षा लोगों में बढ़ रही है तो आधुनिकता भी बढ़ रही है। कहीं कहीं पर जो विज्ञान और तकनीक है वो सामाजिक परंपराओं को चुनौती देने का कार्य करता है, लेकिन कहीं कहीं पर देखने को मिलता है वही विज्ञान और तकनीक है जो खोई हुई हमारी परंपराएं उसको आगे लेकर जाने का भी काम करता है। साथ के साथ संचार, पहले आपके समय आपके माता पिता है ना, अपने दादा दादी हैं, अब उनके समय क्या संचार नहीं हुआ करता था। अब आज के समय कोई समस्या हो गई तो तुरंत कॉल पे फोन करके बात कर सकते हो, पता कर सकते हो। साथ के साथ जो भारत का जो संविधान संशोधन देखने को मिला था, वह 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायती राज जोड़ा गया, जिसमें ग्रामीण जीवन में ग्राम पंचायतें को के अंतर्गत आपके सामने सारे के सारे विकास कार्य दे दिए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था से भी ग्रामीण जीवन में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। तो यह आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट क्वेश्चन था। ग्रामीण समाज में की परिभाषा और उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में अपने विस्तृत रूप से पढ़ा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसा लगा आपको जरूर से बताना। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, भारत के ग्रामीण समाज की प्रमुख सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कीजिए। तो आप अपन पढ़ने वाले हैं भारत में जो ग्रामीण समाज है उसमें किस किस प्रकार की जो प्रमुख समस्याएं देखने को मिलती हैं उनके ऊपर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया आपके सामने? जो ग्रामीण समाज है उसकी प्रमुख सामाजिक समाज में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, उन प्रमुख समस्याओं को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। आपके भी गांव में कौन सी समस्याएं हैं आप उनको भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना।
भारत के ग्रामीण समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना करने को मिलता है। अगर भारत का ग्रामीण समाज की बात करें, वहां पर अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, समझ में आ गया। हर ग्रामीण समाज में आपके सामने समस्याएं होती हैं, जिसमें से प्रमुख कौन सी है? गरीबी सबसे बड़ी। अगर कोई समाज है, गरीबी एक ऐसी समस्या है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या वर्ग है, जहां पर आपके सामने कैसे देखने को मिलता है, जहां पे गरीबी भी देखने को मिलती है, अमीरी भी देखने को मिलती है। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का कहना है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको परोक्ष रूप से चरम अमीरी और चरम गरीबी एक ही जगह देखने को मिल सकती है। शहरी क्षेत्र में जाओगे तो आपके सामने एक झुग्गी झोपड़ी वालों के सामने आपको बड़ी बड़ी इमारतों का सैलाब दिखता है। वहीं अगर दूसरी परोक्ष में देखते हो तो उन्हीं के सामने दिखती हैं आपको झुग्गी झोपड़ियां। उन्हीं बड़ी बड़ी इमारतों के सामने देखने को मिलते हैं आपके सामने वो अ, खाने के लिए तरसते हुए बच्चे, जो उनकी उन्हीं के पास आकर कुछ पैसे मांगते हैं। यही चीज ग्रामीण जीवन में भी देखने को मिलती है। एक तरफ अगर आप जाते हो तो एक तरफ आपको देखने को मिलती है बड़े बड़े जमींदार और साहूकारों की बड़ी बड़ी कोठियां, और सामने देखने को मिलती है एक साधारण मजदूर की एक साधारण सी झोपड़ी। खैर आज के समय झोपड़ियां तो नहीं रह गई हैं, लेकिन फिर भी कच्चे मकान बहुत सी जगह देखने को मिलते हैं। तो गरीबी एक सबसे बड़ी समस्या है, और गरीबी की खास बात यही है, ये ना किसी जाति के, ना धर्म के, ना किसी वर्ग को देखकर आती है। गरीबी एक ऐसी चीज है जो आपके सामने किसी भी दरवाजे से आ सकती है, और किसी भी धर्म, समाज और वर्ग के सामने आ सकती है। ये किसी को नहीं बख्शती। भारत का बहुत बड़ा वर्ग है जो ग्रामीण क्षेत्र का कृषि वर्ग, कृषि पर निर्भर करता है। किस पर? किसानी वर्ग, किसान पर, जो खेती पर निर्भर करता है। जिन लोगों के पास बहुत बड़ी जमींदारी है, उनके लिए पैसा बहुलता में देखने को मिलता है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा देखने को मिलता है। उनके पास ट्यूबवेल भी होते हैं, आधुनिक तकनीक होती है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी होता है, जिससे वो कृषि अच्छे से करते हैं। समस्या आती है जिन जो छोटे जमींदार होते हैं या जिनके पास खेतीहारी जमीन नहीं होती है, वो लोगों के पास बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कृषि पूर्ण रूप से निर्भर करती है मानसून पर, बारिश पर। बरसात अगर अच्छी होती है तो कृषि अच्छी होती है, अगर बरसात अच्छी नहीं होती है तो कृषि भी अच्छी नहीं होती है। समझ में आ गया आपको? तो बहुत ज्यादा चीजें निर्भर करती हैं कृषि पर। अगर कृषि अच्छी होगी तो लोगों के पास जीविका अच्छी होगी, वरना जीविका अच्छी नहीं होगी। तो आमतौर पर कृषि में मजदूरी करने वाले लोग, साथ के साथ छोटे जो किसान हैं, उनके सामने गरीबी है वो बहुत ज्यादा आज भी देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्र में। समझ में आ गया? एक 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 बिंदु को मैं बहुत डिटेल से समझाता हूं आपको, एकदम डिटेल से। बेरोजगारी, मैं चाहूं तो इसी वीडियो को 2 मिनट में बनाकर खत्म भी कर सकता हूं, बट उसका कोई महत्व नहीं है। या पढ़ कहीं से भी सकते हो, लेकिन समझना जरूरी है कि जब आप लिखने बैठो तो इन चीजों को डिस्क्राइब कैसे करना वो जरूरी होता है। बेरोजगारी, भारत के अंदर हम जैसे ही आजाद हुए, तब भारतीय देश के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या थी अशिक्षा। हम अंग्रेज हमें छोड़कर तो चले गए, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग था भारत को जो अशिक्षित था, शिक्षा नहीं थी हमारे पास। और उस अशिक्षा ने क्या किया? हमारे भारतीय लोगों में परिवार नियोजन की जो भावना है उसको नहीं समझ पाए, और भारत में क्या देखने को मिलता है? जनसंख्या का विस्फोट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा जनसंख्या है, विस्फोट तरीके से बढ़ती है। और आज जहां भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, जिसकी औसत आयु पूरी दुनिया की सबसे कम औसत आयु में से गिनी जाती है, उस देश के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी की। भारत का युवा, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या कार्य करना चाहती है, काम करना चाहती है, लेकिन समस्या यही है कि उनके सामने काम नहीं है, उनके सामने कार्य नहीं है। वो मजबूर है उन कुछ चुनिंदा सरकारी नौकरियों के भरोसे पर, जो सरकार के द्वारा आयोजित करवाई जाती हैं प्रतियोगिता परीक्षाएं, जो कहीं पर पेपर लीक के धक्के चढ़ जाती हैं, कुछ नकल माफियाओं के धक्के चढ़ जाती हैं, और कुछ बचती हुई चुनिंदा कुछ नौकरियां हैं जो कुछ बच्चों के हाथ में आती हैं। 100 में से कोई एक आध बच्चा लगता है, और बाकी 99 के पास वही समस्या फिर से खड़ी हो जाती है कि हमारा भविष्य में हम आगे क्या करेंगे। तो बेरोजगारी आज के समय भारत में चरम सीमा पर है। भारत में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी के बाद में, पहले गरीबी, भारत में गरीबी, अशिक्षा जैसी चीजें थी, वो एक सबसे बड़ी समस्या थी। आज के समय बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या दिखाई देती है। अगले वाला पॉइंट है अशिक्षा।
जैसे पिछले पॉइंट बेरोजगारी में मैंने आपसे बहुत गहराई से बताया कि जैसे अंग्रेज गए तब भारत की जो अशिक्षा का दर था वो लगभग 30 से 40% लोग ही भारत में शिक्षित थे, और ग्रामीण क्षेत्र में तो ये महिलाओं की स्थिति तो बिल्कुल बद से बदतर देखने को मिलती थी। वक्त बदला, भारत में नई शिक्षा नीतियां लागू की गई, बच्चों को प्रोत्साहित किया गया शिक्षा लेने के लिए, ये हालात बदले जरूर हैं। आज भारत की जो शिक्षा है वो काफी हद तक, अगर अब नई जनगणना, पिछले जनगणना के आंकड़ों में कुछ 73-74% के आसपास हमारी जो औसत शिक्षा स्तर देखने को मिला था हमारी, और जिसमें पुरुषों का ज्यादा था, महिलाओं का थोड़ा कम था, 65 के आसपास, पुरुषों का थोड़ा 80 के आसपास था। लेकिन एक सब अशिक्षा पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, वर्तमान समय में 21वीं शताब्दी में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है शिक्षा। मुद्दा यहाँ पर यही है कि हमारे पास, हम शिक्षित हैं लेकिन हम शिक्षित अनपढ़ है, मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ों में से गिने जाते हैं हमारी जनरेशन। वो क्यों, इसमें मैं भी आता हूं, आप भी आने वाले समय में थोड़े से इस भीड़ में लागू जाओ। क्यों क्यों हम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं? क्योंकि हमारे पास कौशल की कमी है, हमारे पास उस तकनीकी ज्ञान की कमी है, उस विज्ञान की कमी है जो 21वीं शताब्दी में किसी भी व्यक्ति को रोजगार पैदा करने के लिए चाहिए। हमारे पास, हमारे हाथों में वो हथियार हैं जिनको हम चलाना ही नहीं जानते हैं, तो कोई महत्व नहीं है। शिक्षा एक हथियार होती है जिसके माध्यम से आप गरीबी, समाज की जितनी भी चीजें उसको दूर कर सकते हो। शिक्षा का हथियार है, हमारे हाथों में पकड़ाया तो गया, लेकिन उसको हम ना चलाना जानते हैं, ना उसको धार है, वो जंग लगा हथियार है जिसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए आज के समय बेरोजगारी जैसी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। मुझे उम्मीद है कि पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जरूर ले रहा हूं आपके सामने, लेकिन आप जब लिखने बैठोगे तो आप बहुत आसानी से चीजों को लिख दोगे। अगले वाला पॉइंट है जातिगत भेदभाव। भारत के इसमें अनेक चुनौतियां देखने को मिलती है भारत देश में, लेकिन उसमें भी एक सबसे बड़ी समस्या है जातिगत भेदभाव। जातियां आपके समय मनु के द्वारा, मनुस्मृति लिखी गई बहुत पुराने समय, वैदिक काल के बाद में, उत्तर वैदिक काल के बाद में उनके द्वारा एक किताब लिखी गई, तब से लेकर आज तक हम 21वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं। भारत को आजाद हुए 75 साल से वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। आज भी हम जातिगत जो भावना है, विचारधारा को अपने माइंडसेट से नहीं निकाल पाए हैं। आज भी हम कोई भी व्यक्ति है उसको जातिगत दृष्टिकोण से देखते हैं, मापते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला पॉइंट आपके सामने लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। भारत में एक सबसे बड़ी समस्या जाति धर्म के अलावा एक सबसे बड़ी है महिला व पुरुष। आप अपने परिवार में देख सकते हो कि आपके परिवार में, कमेंट करना मुझ में से, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी माताएं हैं सरकारी नौकरी के अलावा घर का कार्य, सरकारी नौकरी के अलावा कमाने जाती हैं। पूरी दुनिया में काम करने वाली महिलाओं का औसत दर कम से कम 50 से 60% है। मतलब एक 100 महिलाओं में से, अगर आप यूरोप की बात करें, विकसित देशों की बात करें, 60 महिलाएं हैं बाहर कमाने जाती हैं, वो अपना घर का खर्चा खुद चलाती हैं। वहीं भारत में आपके सामने, यही आपके सामने 30% से भी कम ये रेशियो देखने को मिलता है, जहां पर महिलाओं के सामने अलग अलग प्रकार के अत्याचार देखने को मिलते हैं। महिलाओं के सामने, आपके सामने अगर महिला है, एक पुरुष कोई काम कर रहा है, एक महिला काम करे, दोनों के वेतन में भी भेदभाव देखने को मिलता है। इसी को किस रूप में कहा जाता है? लैंगिक असमानता के रूप में देखा जाता है। खैर, समाज विकसित हुआ है, पहले तो महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं हुआ करता था। अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़े, दहेज प्रथा। भारत में एक और सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जहां पर महिलाएं हैं, जो बालिका हैं, जो उनकी जो आपके सामने उनका जो स्तर है उसके गिरावट में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया, वो थी दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसने महिलाओं को क्या कर दिया, जो महिलाओं को एक बोझ बना दिया। पुरुष प्रधान इस समाज में ये समझा जाता था कि अगर किसी के घर में महिला ने, किसी लड़की ने जन्म दे दिया, उसको दहेज देना पड़ेगा, वो एक बोझ की तरह हो गई। तो दहेज प्रथा भी एक बहुत बड़ी कुप्रथा है। सब वक्त के साथ चीजों में बदलाव जरूर आ रहा है, लेकिन आज भी देखने को मिलती है। और ये सारी की सारी चीजें ज्यादातर तो ग्रामीण समाज में ज्यादा देखने को मिलती हैं। बाल श्रम, बहुत छोटे छोटे बच्चों को, गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित करने के बजाय काम करने के लिए भेज देते हैं। वो बच्चों को अपना काम करने को ज्यादा सुलभ मानते हैं। क्यों? उनका मानना होता है अगर कमाएगा तो हमारा घर चलेगा, अगर ये नहीं कमाएगा तो हमारा घर कैसे चलेगा, ये हमारा एक बोझ बनकर रह जाएगा। और सही मायनों में देखें तो शिक्षा है वो व्याप्त रूप से रोजगार देने का कार्य कर भी नहीं रही है। तो लोगों की मानसिकता वैसे भी बदल गई, शिक्षित होकर भी क्या कर लेगा, बेरोजगार तो उसको वैसे भी रहना है। तो लोग क्या करते हैं, बाल श्रम को बढ़ावा दिया जाता है।
अगला है स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की आज भी कमी देखने को मिलती है। जो ग्रामीण स्वास्थ्य समुदाय होते हैं वो उतने सशक्त नहीं होते हैं कि ग्रामीण में होने वाली जो बीमारियों को सही कर सके। और एक शिक्षा और स्वास्थ्य, दो ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं भारत में जहां पर सबसे ज्यादा पैसा लगता है भारतीय लोगों का। ये समस्याएं आपके सामने ग्रामीण विकास में बाधक है। ये जितनी भी मुख्य समस्याएं बताई गई, ये भारतीय जो ग्रामीण जीवन में मुख्य रूप से बाधक दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अलग अलग प्रकार की समस्याएं दिखाई देती हैं, जिसमें भूमि संबंधित असमानताएं, किसी के पास ज्यादा भूमि है, किसी के पास कम भूमि है, दोनों में बहुत बड़ा भेदभाव देखने को मिलता है। और प्रवासन से संबंधित समस्याएं कि लोग हैं वो ग्रामीण जीवन में जब उनको पैसा नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, वो शहरी क्षेत्र की तरफ बढ़ जाते हैं। सरकार ने इनके समाधान हेतु अलग अलग प्रकार की योजनाओं को शुरू किया, जिसमें हर गांव में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए मनरेगा जैसी योजनाओं की शुरुआत की। प्रधान जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना व साक्षरता अभियान जैसी कुछ योजनाएं शुरू की गई, जिसमें लोगों को घर मिल सके, शिक्षा मिल सके और गांव में ही रोजगार मिल सके। शिक्षा, जागरूकता व सामाजिक सुधार के माध्यम से इन समस्याओं को स्थायी समाधान संभव है। क्या हो सकता है आपके सामने? शिक्षा है, लोगों को शिक्षा हो गई, जागरूकता हो गई, सामाजिक सुधार के माध्यम से इन समस्याओं का क्या स्थायी समाधान होना बहुत ज्यादा संभव है। आपको पिछले वाला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अपन अगले वाले प्रश्न की तरफ। पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और महत्व पर प्रकाश डालिए। पंचायती राज की जो संस्थाएं होती हैं उनकी संरचना और उनका क्या महत्व होता है, इसके ऊपर आपको विस्तृत रूप से टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको गहराई से समझेंगे इस टॉपिक को अपन। भारत में पंचायती राज जो प्रणाली है उसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोकतंत्रों को की जड़ों को मजबूत करना है। अगर हम विस्तार से पढ़ें तो भारत में जो पंचायती राज जो व्यवस्था देखने को मिलती है, प्रणाली देखने को मिलती है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र की जो लोकतंत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो लोकतंत्र है उसकी जड़ों को मजबूत किया है। भारत के 73वें संविधान संशोधन 1991 में आपके सामने क्या किया गया? ग्रामीण क्षेत्र में राजनीति को बढ़ावा देने के लिए एक आपके सामने एक संविधान में संशोधन किया गया और वहां पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में दोनों क्षेत्र में पंचायती राज की व्यवस्था शुरू की गई, जिसमें जो मुख्य रूप से कहां पर पंचायती राज की शुरुआत की गई है? ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर गांवों के लोग भी सशक्त हो सके, उनको भी राजनीति से जुड़ा मिल सके, वो भी राजनीति में सक्रिय भागीदारिता दिखाएं और उनके लिए भी विकास परियोजनाओं के लिए अलग से पैसा आवंटित किया जाए। इसी के लिए शुरुआत होती है भारत में 73वें संविधान 1973 से 1991 से किसकी? पंचायती राज व्यवस्था की। इसको 3 स्तरीय रूप से बनाया जाता है। इसके 3 स्तर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। आप अच्छे से समझना, अपने गांव के उदाहरण लेकर अच्छे से समझोगे, बहुत आराम से समझ में आएगा। सबसे पहला होता है ग्राम पंचायत। आप जिस गांव में रहते हो उसके 3 से 4 गांवों को इकट्ठा करके एक क्या बनाई जाती है? ग्राम पंचायत बनाई जाती है, होती है ना। उसका मुखिया कौन होता है? उसका मुखिया होता है सरपंच। कौन होता है उसका मुखिया? अच्छे से याद कर लेना, सरपंच उसका सबसे बड़ा मुखिया देखने को मिलता है। जो ग्राम स्तर पे आपके सामने जो चुनाव होते हैं उसका मुखिया सरपंच देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रत्येक गांव के पास कुछ ना कुछ सरकार अनुदान देती है, पैसे देती है, जिसके माध्यम से विकास कार्य कराए जाते हैं। पहला सबसे निचली इकाई है भारत की जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जहां पर चुनाव होते हैं लोकतांत्रिक परंपरा की, वो क्या है? ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर की जो आपके सामने संरचना वो देखने को मिलती है। अगले वाली चीज देखने को मिलती है आपके सामने पंचायत समिति। कौन सा होता है? फिर ग्राम पंचायत। आपके सामने 50 से 60 70 80 ग्राम पंचायतों को एक जगह इकट्ठा करके, ग्राम पंचायतों को एक जगह इकट्ठा करके उनको एक सामूहिक रूप से किसके अंतर्गत जोड़ दिया जाता है? पंचायत समितियों को जोड़ दिया जाता है। आपका भी कोई पंचायत समितियों की देखना, कौन सी होगी? जहां पर वीडियो बैठता है ना, जहां पर आप बोलते हो ना कि प्रधान है भाई, हमारे गांव का तो प्रधान ये है, हमारी पंचायत समिति का तो प्रधान ये है, हम प्रधान है। वो प्रधान वाला डायलॉग आपने सुना होगा ना, वो प्रधान कहां पर बैठता है? पंचायत समिति में चुन के आता है। जहाँ के अलग अलग आपने सुना होगा 10,000 की वोट है, 30,000 40,000 40,000 की वोट है, इस तरह सुना होगा ना आपने कुछ 20,000 वोट है, 20,000 के वोट होते हैं। ये पंचायत समिति के कुछ वोट होते हैं, पंचायत समिति के सदस्यों को चुना जाता है। वही पंचायत समिति के सदस्य आपके सामने चुनाव करते हैं, किसका? प्रधान का। इसका सबसे बड़ा अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? वीडियो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। फिर आपके सामने इसी प्रकार की अलग अलग प्रकार की 5 से 6 आपके सामने पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का निर्माण कर दिया जाता है, जिला स्तर पे, जहाँ पे तहसीलदार बैठता है आपके सामने।
समझ में आ गया। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, जहां पे सरपंच बैठते हैं। दूसरा पंचायत समिति, जहां पर आपके सामने जो वीडियो या प्रधान बैठते हैं। और तीसरी होती है जिला परिषद, जहां पे तहसीलदार को बैठाया जाता है तहसील स्तर पर। समझ में आ गया। यह व्यवस्था आपके सामने 73वें संविधान संशोधन 1992 में लागू हुई। ये जो आपके सामने पंचायती राज की जो व्यवस्था देखते हो, ये भारत का जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 के तहत लागू होती है, जिसमें पंचायती राज की जो संस्थाएं होती हैं वो स्थानीय विकास की क्या बनाते हैं, स्थानीय विकास की योजनाएं बनाती हैं। पंचायती राज जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जो स्थानीय विकास की योजनाओं का निर्माण किया जाता है। जो ग्रामीण स्तर की जो अलग अलग प्रकार की विकास योजनाएं हैं उसकी जो विकास योजनाओं को बनाने काम करती हैं। गांव में मनरेगा के लिए पैसे आवंटित करना, गांव में नालियों का निर्माण करना, गांव की सड़कों का निर्माण करना, गांव में पेयजल की समस्या को दुरुस्त करना, गांव की आपके सामने अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र में साफ सफाई का ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र की जो भाई लाइट वगैरह है, रंग रोगन का ध्यान रखना, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है, पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आती है। समझ में आ गया आपके सामने। सरकारी ये सभी संस्थाएं सरकार की जो अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं आती हैं उनको जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने की, जमीनी स्तर पर लागू करने का कार्य करती हैं। और जनता है वो इस निर्णय में सक्रिय रूप से भाग लेती है। और क्या होता है देखने को मिलता है, जनता होती है, जनता के द्वारा आपके सामने सक्रिय रूप से इनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसके जो सक्रिय रूप से जो जुड़ने का कार्य किया जाता है। यह प्रणाली स्वशासन के प्रति जवाबदेही होती है। और ये जो आप प्रणाली हम देखने को मिलते हैं ये स्वशासन भारतीय लोकतंत्र की जो परंपरा होती है स्वशासन, जिसमें हमारे द्वारा हमारे लोगों को हमारे संस्थाओं पे राज किया जाए, शासन किया जाए, उसके प्रति जवाबदेही होती है। और सभी लोगों की सहभागिता देखने को मिलती है इस चीज में आपके सामने। तथा भारत के ग्रामीण विकास की सबसे मजबूत व आधारशिला मानी जाती है किसको, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था। तो यह था आपके सामने सोसाइटी इन इंडिया, भारतीय समाज से संबंधित ग्रामीण समाज व जनजातीय समाज से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने करा दिए हैं। इसी से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो जरूर से लाइक कर देना।